What is a key advantage of voltage drop in a radial power distribution system? It limits excessive current flow, aiding in overcurrent protection. एक शुद्ध प्रतिरोधक में 10 ओम पर धारा तरंग रूप को दिए गए चित्र में दिखाया गया है। प्रतिरोधक में खपत शक्ति है। देखिए यहाँ पे शॉ टूथ वेव फॉर्म दिखाया गया है तथा देखिए यहाँ पे शॉ टूथ वेव का आई आर एम एस बराबर होता है आई मैक्स बटा के करड़ी में 3। याद रखें आई आर एम एस बराबर होता है आई मैक्स बटा के करड़ी में 3 तथा एवरेज मान होता है आई मैक्स बटा के 2। तो यहाँ से आई आर एम एस बराबर हो जाएगा 9 बटा के करड़ी में 3। यहाँ पे पावर डेसिपेशन ज्ञात करना है तो पावर डेसिपेशन में हमेशा आर एम एस वैल्यू आता है। तो पावर डेसिपेशन बराबर हो जाएगा आई आर एम एस का स्क्वायर इंटू आर इंटू टी, यानी 9 बटा के करड़ी में 3 का होल स्क्वायर इंटू 10। इसको हल कर देंगे तो इसका मान 270 वाट आ जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन एप्लीकेशन ऑफ यूनिवर्सल मोटर? तो वैक्यूम क्लीनर में देखिए यूनिवर्सल मोटर के एप्लीकेशन वैक्यूम क्लीनर्स, किचन मिक्सर, सेविंग मशीन, सिलाई मशीन, ड्रिलिंग मशीन, सेवर, इलेक्ट्रिक सेवर मशीन, हैंड टूल ईटीसी। सेवर इलेक्ट्रिक मतलब कि ट्रिमर वगैरह में। देखिए साइडेड पोल मोटर की बात करें तो हेयर ड्रायर में होता है, खिलौना में होता है तथा जो इलेक्ट्रिक क्लॉक होती है, इलेक्ट्रिक घड़ी होती है, उसमें साइडेड पोल मोटर यूज किया जाता है। अब देखिए रिलक्टेंस मोटर। तो रिलक्टेंस मोटर सिंक्रोनस मोटर का ही एक प्रकार होता है, यह कांस्टेंट स्पीड पर चलता है। तो इसका प्रयोग सिग्नलिंग डिवाइस में किया जाता है। सिग्नलिंग डिवाइस में रिलक्टेंस मोटर का प्रयोग सिग्नलिंग एंड टाइमिंग डिवाइस में यूज किया जाता है। हिस्टेरेसिस मोटर का यूज साउंड रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट में यूज किया जाता है, क्योंकि जो हिस्टेरेसिस मोटर होता है वह अत्यंत शांत मोटर होता है, तनिक भी शोर नहीं करता है। अब देखिए जो स्टेपर मोटर होता है वह स्टेप में चलता है, इसीलिए इसका प्रयोग रोबोट में, प्रिंटर में, ईटीसी में यूज करते हैं। क्वेश्चन दिया है द वोल्टेज एंड करंट बीइंग अप्लाइड टू ए लोड आर साइनोसॉइडल वेवफॉर्म्स whose amplitudes are 50 volt and 10 ampere respectively. The phase angle between them is 30. Find the reactive power of the load. देखिए यहाँ पर साइनोसोडल वेवफॉर्म का एम्पलीट्यूड बोले तो पीक मान दिया है। वोल्टेज का पीक मान 50 वोल्ट, करंट का पीक मान 10 एम्पियर। तो देखिए इसका रिएक्टिव पावर क्यू बराबर हो जाएगा वी आर एम एस गुणे के आई आर एम एस गुणे के साइन फाई। तो देखिए इसमें वी आर एम एस के लिए 50 में कड़ी में 2 से भाग लगा देंगे, आई आर एम एस के लिए 10 में कड़ी में 2 से भाग लगा देंगे। तो यहाँ से आंसर हो जाएगा 50 बटा के कड़ी में 2 गुणे के 10 बटा के कड़ी में 2 गुणे साइन 30 अंश बोले तो 125 वार आ जाएगा। सवाल दिया है व्हाट इज द प्राइमरी केस ऑफ द बिल्ट इन पोटेंशियल एट ए पीएन जंक्शन, diffusion of electrons from n type to p type material resulting in a potential barrier। देखिए होता क्या है कि मेजॉरिटी चार्ज कैरियर का p से n की तरफ अथवा n से p की तरफ डिफ्यूजन होता है, और डिफ्यूजन होने की वजह से वहाँ पे डिप्लेशन लेयर आ जाती है तथा उस डिप्लेशन लेयर के क्रॉस पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ डिफ्यूजन हमेशा होता है, ध्यान दें।
The load on a power plant on a typical day is given in the following table. Find the load factor of the plant. लोड फैक्टर बराबर होता है एवरेज लोड बटा के मैक्सिमम डिमांड। देखिए एवरेज लोड निकालने के लिए टोटल एनर्जी बटा के टाइम करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे लोड का टाइम में गुणा करके जोड़कर टाइम से भाग करेंगे। तो देखिए 25 मेगावाट 6 घंटे के लिए यानी 25 गुणे के 6 प्लस 40 मेगावाट 3 घंटा के लिए 6 से 9 यानी 3 घंटा के लिए। तो 40 गुणे के 3 प्लस 80 मेगावाट 9 से 18 बोले तो 9 घंटा के लिए यानी 80 गुणा के 9। फिर आगे 100 मेगावाट 18 से 22 बोले तो 4 घंटा के लिए यानी 100 गुणे के 4। फिर देखिए 25 मेगावाट 22 से 24 बोले तो 2 घंटा के लिए यानी प्लस 25 गुणे के 2। अब इन सबको जोड़कर नीचे पूरा देखिए टाइम जो है 24 घंटा है तो 24 का भाग लगा देंगे। तो देखिए इसको जब हल करेंगे तो एवरेज लोड 60 मेगावाट आएगा। अब देखिए मैक्सिमम डिमांड की बात करें तो देखिए यहाँ पे डिमांड तो एक बार 25 मेगावाट 40 मेगावाट 80 मेगावाट 100 मेगावाट 25 मेगावाट का है। बट इसमें सबसे ज़्यादा 100 मेगावाट है यानी मैक्सिमम डिमांड 100 मेगावाट होगा। तो यहाँ से लोड फैक्टर का मान हो जाएगा 60/100 बोले तो 0.6। 100 का गुणा कर देंगे तो लोड फैक्टर मालूम चलेगा परसेंटेज में यानी 60% आंसर होगा। सवाल दिया सेलेक्ट द करेक्ट एडवांटेज ऑफ ए फुल वेव रेक्टिफायर ओवर ए हाफ वेव रेक्टिफायर। हायर एफिशिएंसी एंड यूटिलाइजेशन ऑफ बोथ हाफ साइकिल ऑफ द एसी इनपुट। देखिए एफिशिएंसी की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर का 40.6%, सेंटर टाइप फुल वेव रेक्टिफायर का 81.2%, ब्रिज वाला फुल वेव का 81.2% तथा रिपल फैक्टर की बात करें तो हाफ वेव में 1.21 तथा सेंटर टाइप में 0.48, ब्रिज में भी 0.48। तब देखिए ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर TUF हाफ वेव का 0.287, सेंटर टाइप का 0.572 या 0.693 तथा ब्रिज वाले का इफिशियंसी के समान ही होता है यानी 0.812। देखिए यहाँ पर दिया है पैरामीटर हाफ वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर सेंटर टाइप ब्रिज रेक्टिफायर। सवाल दिया इन द राइट हैंड रूल द थंब पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। देखिए यहाँ पे फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की बात नहीं किया गया है क्योंकि फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल मोशन तथा फोर्स को बताता है, नहीं मोशन को बताता है। फोर्स को तो फ्लेमिंग्स का बाएं हाथ का नियम बताता है। यहाँ के पर एक्चुअल राइट हैंड का रूल बताया गया है। एक्चुअल में यह राइट हैंड थंब रूल का क्वेश्चन है। तो देखिए इसमें राइट हैंड थंब रूल में जो राइट हैंड का जो थंब है वह करंट के डायरेक्शन को कंडक्टर में करंट के डायरेक्शन को बताता है। देखिए जो अंगूठा है वह करंट के कंडक्टर में करंट की दिशा को बता रहा है तो जो बाकी की 4 उंगलियां हैं वह मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को बता रही हैं। क्वेश्चन दिया है इफ विंड स्पीड डबल्स द विंड पावर डेंसिटी इंक्रीजेज बाई फैक्टर ऑफ 8 गुना। P बराबर होता है 1/2 रो इंटू ए इंटू वी क्यूब।
यानी P प्रोपोर्शनल V क्यूब। यहाँ से हम देख रहे हैं कि जो विंड पावर डेंसिटी है और वेलोसिटी के 3 गुना है, स्पीड के 3 घात क्यूब घात के प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर दिया है पावर अवेलेबल फ्रॉम द विंड टर्बाइन, पावर extracted by wind turbine is proportional to the cross-sectional area of the wind intercepted by wind turbine and cube of the wind speed। अवेलेबल विंड पावर P बराबर 1/2 रो ए वी क्यूब, where P power रो एयर डेंसिटी, A swept area of the blades, V velocity of the wind। सवाल दिया ये ट्रांसमिशन लाइन सवाल दिया हाउ डज ए सर्वो मोटर कंट्रोल इट्स शाफ्ट पोजीशन, मतलब सर्वो मोटर अपने शाफ्ट की पोजीशन को कैसे कंट्रोल करती है। देखिए सर्वो मोटर अपने शाफ्ट पोजीशन को एक इलेक्ट्रॉनिकली कंट्रोल करेगी। देखिए ऐसा करने के लिए एक स्कीम की ज़रूरत पड़ती है, उस स्कीम का नाम है यूजिंग पल्स विथ मॉड्यूलेशन सिग्नल्स। देखिए सर्वो मोटर में 3 टर्मिनल होते हैं, एक ठो रेड, दूसरा ब्राउन, तीसरा ऑरेंज। मतलब एक फेज वायर जो रेड होता है, दूसरा ब्राउन वायर जो ग्राउंड वायर होता है, तीसरा ऑरेंज वायर जो PWM वायर होता है। इस PWM को ही पल्स विथ मॉड्यूलेशन बोला जाता है। इन बैलेंस्ड बीम टाइप रिले व्हाट हैपेंस अंडर नॉर्मल वर्किंग कंडीशंस, द बीम इज हेल्ड इन ए हॉरिजॉन्टल पोजीशन बाय द स्प्रिंग। देखिए यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में बैलेंस्ड बीम टाइप रिले, देखिए इसमें जो मूविंग आर्मेचर होता है वह एकदम हॉरिजॉन्टल होता है। जब देखिए इसमें कोई फॉल्ट महसूस होता है तो जो ऑपरेटिंग कॉइल है वह ऑपरेट होने हो जाता है, जिससे ट्रिप सर्किट को सिग्नल चला जाता है। देखिए जब ऑपरेटिंग कॉइल ऑपरेट होगी तो जो हॉरिजॉन्टल और मूविंग आर्मेचर है वह नीचे की तरफ झुकेगी। देखिए यह बैलेंस्ड बीम टाइप रिले है, दूसरा ये है हिंज्ड आर्मेचर टाइप रिले। देखिए इसमें मूविंग आर्मेचर, कंट्रोल्ड स्प्रिंग, स्टॉप, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, टू ट्रिप सर्किट, मूविंग कॉन्टैक्ट कोर, मूविंग कॉन्टैक्ट स्प्रिंग कंट्रोल, फिक्स्ड कॉन्टैक्ट, टू ट्रिप सर्किट कोर, रिस्ट्रेनिंग कॉइल। देखिए इन दोनों रिले को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले बोला जाता है। दीज रिले कैन ऑपरेट फॉर बोथ AC एंड DC क्वांटिटीज, मतलब ये AC तथा DC दोनों क्वांटिटीज पर ऑपरेट हो सकती हैं। इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिलेज ऑपरेटिंग फोर्स प्रोपोर्शनल करंट का स्क्वायर, मतलब अट्रैक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक अट्रैक्शन टाइप रिले में जो ऑपरेटिंग फोर्स होता है वह करंट के स्क्वायर के समानुपाती होता है।
सवाल दिया, द ईएमएफ जनरेटेड इन ए रोटेटिंग कॉइल within a uniform magnetic field is maximum when the coil is perpendicular to the magnetic field। देखिए, रोटेटिंग कॉइल की बात कर रहा है, मतलब यह एक तरह से डायनामिक ईएमएफ की बात करता है। डायनामिक ईएमएफ ई बराबर बी एल वी साइन थीटा होता है। देखिए यहाँ पे जो थीटा एंगल होता है वह वेलोसिटी भी तथा मैग्नेटिक फील्ड बी के बीच का कोण होता है। देखिए मान लीजिए एक केस है, देखिए पहला केस है कॉइल इन इज पैरेलल टू द फील्ड। तो देखिए यहाँ पे फील्ड बी है तथा कॉइल को एकदम पट लिटा देते हैं तथा यहाँ पे देखिए वेलोसिटी भी परपेंडिकुलर है कॉइल के ऊपर तथा नीचे। इस समय देखिए ई बराबर हो जाएगा बी एल वी साइन थीटा। इस समय ई का मान मैक्सिमम होगा। अब दूसरा स्थिति देखिए, कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द फील्ड। तो देखिए इस समय जो कॉइल होगा वो एकदम खड़ा होगा तथा वेलोसिटी जो होगा वह बी के डायरेक्शन में होगा तथा थीटा जो होगा वह भी और बी के बीच का जीरो अंश होगा। तो इस स्थिति में ई का मान शून्य होगा। तो यहाँ पे देखिए हम पहले आंसर गलत बोले हैं। द ईएमएफ जनरेटेड इन ए रोटेटिंग कॉइल विदिन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम व्हेन द कॉइल इज पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कॉइल मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो बट वेलोसिटी जो है वह परपेंडिकुलर हो, उस स्थिति में मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होगा। देखिए ध्यान दीजिए यहाँ पे वह वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा कि ये हमारा जो कॉइल है यदि परपेंडिकुलर होगा तो फ्लक्स मैक्सिमम कट होगा जिससे ईएमएफ मैक्सिमम उत्पन्न होगा। ध्यान दीजिए ईएमएफ तथा फ्लक्स दोनों एक साथ मैक्सिमम कभी नहीं होते। फ्लक्स और ईएमएफ में 90 अंश का गैप होता है। फ्लक्स हमेशा आगे चलता है तथा ईएमएफ हमेशा फ्लक्स से 90 अंश लैग करता है। आपने मशीन के अंदर फ्लक्स और ईएमएफ का फेजर डायग्राम बनाया होगा, तो हमेशा ईएमएफ फ्लक्स से 90 अंश लैगिंग रहता है। टॉर्क इन स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर इज। तो देखिए स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर में टॉर्क का फार्मूला टी बराबर होता है 1/2 आई स्क्वायर टी एल अपन डी थीटा। देखिए मूविंग आयरन की डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का फार्मूला टी बराबर 1/2 आई स्क्वायर डी एल अपन डी थीटा तथा स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर का टॉर्क का फार्मूला दोनों एक समान होता है। मतलब कि टॉर्क इन स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ करंट। देखिए स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर तथा रिलक्टेंस मोटर दोनों अलग अलग होती हैं। स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर में स्विच्ड का मतलब यह होता है कि इसके स्टेटर में अलग अलग तरीके की बाइंडिंग होती है। देखिए यहाँ पे जैसे 1 एक ठो कॉइल हो गई, 2 डैश दूसरी कॉइल, 3 डैश तीसरी कॉइल, 4 डैश चौथी कॉइल, और इन कॉइल में बारी बारी से हम लोग सप्लाई देते जाते हैं। देखिए इसमें जो रोटर होता है वो सैलिएंट पोल रोटर होता है। तो यह मिनिमम रिलक्टेंस के पोजीशन में घूमता जाता है। देखिए स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर में रोटर पर भी अलग से पोल होते हैं तथा स्टेटर पर भी अलग से पोल होते हैं। मतलब कि स्टेटर तथा रोटर दोनों पर सैलिएंट पोल का स्ट्रक्चर होता है। देखिए यहाँ पे कंट्रोलर लगा है
रोटर पोजीशन सेंसर लगा हुआ है। देखिए यहाँ पे पावर कन्वर्टर इलेक्ट्रॉनिक्स लगा हुआ है जिसके माध्यम से स्विचिंग किया जाएगा। इसमें देखिए रोटर पर न तो कोई वाइंडिंग होता है न तो कोई टीथ होता है। देखिए BLDC जैसा नहीं है क्योंकि BLDC का रोटर जनरली परमानेंट होता है। सिंक्रोनस मोटर में डैम्पिंग वाइंडिंग का यूज किया जाता है। स्विच्ड रिलक्टेंस मोटर एक स्टेपर मोटर का प्रकार होता है। What is the verification temperature for the resistance of the Government of India Home Standard 30°C? भारत सरकार का यह गाइडलाइन है कि किसी यदि वायर का रजिस्टेंस निकालना है तो उसका टेम्परेचर 30°C मेंटेन रखा जाता है। सवाल है गिवन सर्किट रिप्रेजेंट एक्सिलरी कम्यूटेशन। एक्सिलरी वोल्टेज क्लास डी इम्पल्स कम्यूटेशन का यह फिगर है। इसमें देखिए दो ठो थायरिस्टर लगे हुए हैं। देखिए जो क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट है तथा क्लास डी कम्यूटेशन सर्किट है दोनों लगभग एक समान होते हैं। देखिए इनके बीच में डिफरेंस क्या होता है इसको पहले जानते हैं। देखिए यहाँ पे क्लास बी कम्यूटेशन सर्किट जिसे हम करंट कम्यूटेशन भी बोलते हैं। दूसरा क्लास ए कम्यूटेशन सर्किट जिसे रेजोनेटिंग सर्किट सेल्फ सर्किट लोड कम्यूटेशन भी बोलते हैं। देखिए क्लास बी कम्यूटेशन में जो थायरिस्टर TM है उसे बंद करना होता है। उसको बंद करने के लिए बीच में पूरा एक कम्यूटेशन सर्किट लगाते हैं जिसमें एक ठो थायरिस्टर TA तथा एक ठो इंडक्टर L तथा एक ठो कैपेसिटर C तथा एक ठो डायोड लगाया गया है। तथा क्लास बी के अंतर्गत कैपेसिटर तथा इंडक्टर का एक सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। देखिए अब क्लास डी कम्यूटेशन सर्किट वोल्टेज कम्यूटेशन अथवा इम्पल्स कम्यूटेशन। इसमें भी देखिए एक एक्सिलरी थायरिस्टर TA बीच में लगा हुआ है। बट ध्यान दीजिए वहाँ पे इंडक्टर क्लास बी में इंडक्टर और कैपेसिटर लगा था बट यहाँ पे डायोड और इंडक्टर दोनों सीरीज में जुड़ा होता है। क्लास डी में बीच में LD होता है LC नहीं होता है। देखिए यहाँ L और D दोनों सीरीज में है अतः यह क्लास डी कम्यूटेशन सर्किट है। अब देखिए क्लास ए कम्यूटेशन इसके अंतर्गत देखिए LC और LCR तीनों सीरीज में जुड़े होते हैं इसीलिए इसको हम लोग रेजोनेटिंग सेल्फ कम्यूटेशन लोड कम्यूटेशन के नाम से जानते हैं। क्लास बी को हम लोग करंट कम्यूटेशन या LC सर्किट कम्यूटेशन बोलते हैं या रेजोनेंट पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास सी को कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोलते हैं। क्लास डी को वोल्टेज कम्यूटेशन इम्पल्स कम्यूटेशन पैरेलल कैपेसिटर टर्न ऑफ कम्यूटेशन भी बोलते हैं या एक्सिलरी कम्यूटेशन। क्लास सी को एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन क्लास एफ को AC लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं। देखिए क्लास सी कम्यूटेशन में या कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन में दो थायरिस्टर T1 T2 होते हैं। एक चालू होता है तो दूसरा बंद होता है दूसरा चालू होता है तो पहला बंद होता है इसीलिए इसे कम्प्लीमेंट्री कम्यूटेशन बोला जाता है। देखिए क्लास ई का कम्यूटेशन क्लास ई कम्यूटेशन इसका इसे एक्सटर्नल पल्स कम्यूटेशन बोलते हैं। इसका फिगर देखिए क्लास एफ कम्यूटेशन इसे लाइन कम्यूटेशन बोलते हैं।
सवाल दिया है विच कंपोनेंट ऑफ विंड टर्बाइन मेंटेनेंस इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ ऑपरेशन, वेरिएबल ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। किसी प्लांट में मेंटेनेंस कॉस्ट डिपेंड करती है कि कितनी देर आपने प्लांट को चलाया। मतलब कि प्लांट को जितना देरी तक यूज कर रहे हो उतना ही ज़्यादा उस पर मेंटेनेंस कॉस्ट लगाना पड़ेगा। What is the name of the gas produced when biomass undergoes air गैसिफिकेशन? बायोमास का एयर गैसिफिकेशन करते हैं तो प्रोड्यूसर गैस निकलती है। देखिए मीथेन गैस नहीं निकलती है, मीथेन गैस बायोमास गैस में होती है। देखिए प्रोड्यूसर गैस थर्मल गैसिफिकेशन वुडी मैटर सच एज क्रॉप रेसिड्यू वुड चिप्स बैगेस फाइबरस रेसिड्यू ऑफ सुगर केन आफ्टर जूस एक्सट्रैक्शन राइस हस्क कोकोनट सेल etc can be transformed to producer gas also known as synthesis gas, sign gas, wood gas and water gas or blue gas by a method known as thermal gasification of solid fuel. It has a typical energy density of 4 से वाट mg पर मीटर क्यूब। किसी भी बायोमास को जी थर्मल गैसिफिकेशन प्रोसेस से गुजारते हैं तो प्रोड्यूसर गैस उत्पन्न होती है। आइसोलेट लो वोल्टेज गेट सर्किट फ्रॉम हाई वोल्टेज एनोड सर्किट जो होता है आइसोलेशन ट्रांसफार्मर का काम होता है। द फंक्शन ऑफ ए पल्स ट्रांसफार्मर यूज्ड इन द फायरिंग सर्किट इज टू फीड वोल्टेज पल्सेस टू गेट कैथोड सर्किट। देखिए कैथोड सर्किट में गेट को ट्रिगर करने के लिए हमें वोल्टेज की पल्सेस चाहिए होती हैं। उसको हम लोग पल्स ट्रांसफार्मर के थ्रू फीड करते हैं। देखिए सर्किट को टर्न ऑन करने के लिए ट्रिगरिंग सर्किट लगा रहता है गेट और कैथोड के बीच में। और देखिए उस ट्रिगर सर्किट को जो पल्सेस फीड करता है वो पल्स ट्रांसफार्मर फीड करता है। यह देखिए पल्स ट्रांसफार्मर है। देखिए लगभग कहीं ना कहीं इसका काम आइसोलेशन ट्रांसफार्मर की तरह भी होता है। देखिए यहाँ पे पल्स जनरेटर सर्किट अलग है और देखिए दूसरा जो दाएं साइड है यह CR है। सवाल दिया है इन ए स्क्वायरल के इंडक्शन जनरेटर वेयर डज द रिएक्टिव पावर रिक्वायर्ड फॉर ऑपरेशन कम फ्रॉम द ग्रिड साइड पावर सोर्स। हम जानते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर P को डिलीवर करता है तथा Q को एब्जॉर्ब करता है। तो देखिए यह Q कहाँ से आता है, तो हम जानते हैं स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर ग्रिड से कनेक्ट होता है। तो देखिए यह रिएक्टिव पावर ग्रिड साइड के पावर सोर्स से लेता है। इसके अतिरिक्त हम लोग स्क्वायरल केज इंडक्शन जनरेटर में कैपेसिटर बैंक भी लगाते हैं ताकि रिएक्टिव पावर प्रदान कर सके। जिससे देखिए यहाँ पे इंडक्शन जनरेटर है, यह ग्रिड लगा है, ग्रिड से रिएक्टिव पावर ले रहा है और एक्टिव पावर दे रहा है।